गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन। कल हमने डायरेक्ट वेरिएशन देखा था। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, फिर उसका कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, वो डायरेक्ट वेरिएशन कैसे वेरिएट होता है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रपोर्शन हम उसको बोलते हैं जब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, अगर पहली वाली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो। तो ऐसे वेरिएशन या ऐसे प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रपोर्शन। हमने कल एक एग्जांपल देखा था, यहाँ पर पेन की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो ये कौन सा वेरिएशन का एग्जाम्पल हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे थे कल, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन तो हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट वेरिएशन किसको बोलते हैं, जब दोनों क्वांटिटी या तो इंक्रीज़ हो रही है या जब दोनों क्वांटिटी एक इकट्ठे डिक्रीज़ हो रही है, तब हम उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। अब इन्वर्स वेरिएशन किसे कहते हैं, तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का हिंदी में मतलब होता है उल्टा, है ना। तो यहाँ अगर आप वर्ड से समझो तो इन्वर्स वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन है जिसमें एक क्वांटिटी तो क्या होगी आपकी, इंक्रीज़ होगी, ओके, लेकिन दूसरी क्वांटिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मतलब पहले वाले क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा और दूसरे वाले क्वांटिटी में क्या होगा, आपका डिक्रीमेंट होगा। तो ऐसे वेरिएशन या ऐसे प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रपोर्शन, ओके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास टोटल 12 चॉकलेट्स रखी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन चॉकलेट्स को डिवाइड करना है आपस में। मान लो आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेती हूँ। आप दो फ्रेंड्स हो तो 12 चॉकलेट्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको कितनी कितनी चॉकलेट्स मिलेगी, तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स दोनों को कितनी कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। आपको भी 6 मिलेगी और आपके फ्रेंड को भी कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। लेकिन अब आपका एक और फ्रेंड आपको ज्वाइन कर लिया है। अब आप कितने फ्रेंड्स हो गए हो, 3 फ्रेंड्स हो गए हो, लेकिन चॉकलेट्स तो कितनी है, 12 ही है। अब 3 फ्रेंड्स को 12 चॉकलेट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब पर पर्सन कितनी कितनी चॉकलेट्स मिलेगी, आपको 4 चॉकलेट्स मिलेगी। पहले वाले को भी 4, दूसरे वाले को भी 4 और तीसरे वाले को भी 4। तो 4 4 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब मान लो एक फ्रेंड और आ गया, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हो गए, 4। तो अब पर पर्सन चॉकलेट कितनी मिलेगी, 3 चॉकलेट्स मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स तो क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज़ हो रहे हैं इंक्रीज़। 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, लेकिन अब पर पर्सन चॉकलेट क्या होते जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। पहले 6 मिल रही थी, अब 4 मिल रही है, अब 3 मिल रही है। तो एक क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी क्वांटिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे ही वेरिएशन या ऐसे ही प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स प्रपोर्शन। क्लियर हुआ। अब हमने देखे थे डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था, तो डायरेक्ट वेरिएशन में अगर हम एक को x लेट करते थे और एक को y लेट करते थे, तो x और y का जो रेशियो होता था वो हमेशा क्या आता था, कांस्टेंट आता था। अब अगर इन्वर्स वेरिएशन है तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा, तो अगर मैं ये टेबल बनाऊं ऐसे, आपको याद होगा हम एक टेबल ऐसे ड्रॉ करते थे। यहाँ पर हम पहली क्वांटिटी लिखते थे, तो मैं यहाँ फ्रेंड्स लिख लेती हूँ, ओके। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। इसे हम लेट कर लेते हैं x और इसे हम लेट कर लेते हैं y। इफ़ नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी हो रही है, 6 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इफ़ नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हो जा रहे हैं, 3, तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी हो जा रही है, 4। इफ़ नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हो जा रहे हैं, 4, तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 3, ओके। तो अगर हम इन्वर्स वेरिएशन में हैं तो इन्वर्स वेरिएशन में हमको ये क्लियर होता है कि अगर मैं पहले रेशियो और दूसरे रेशियो को आपस में क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो इनका जो कांस्टेंट वैल्यू, इनकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। जैसे कि ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा x3 हो जाएगा। सिमिलरली ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये हमारा y3 हो जाएगा। तो x इंटू वाई कर रहा है मतलब x1 इंटू y1 करेंगे, मतलब कि 2 इंटू 6 करेंगे, x2 इंटू y2 करेंगे मतलब कि 3 इंटू 4 करेंगे,
और x3 इंटू y3 करेंगे मतलब 4 इंटू 3 करेंगे। तो 6 इंटू 12 कितना आ रहा है बेटा 12, 6 इंटू 2 कितना हो रहा है 12, 4 इंटू 3 कितना हो रहा है तो ये भी 12 एंड अगेन 4 इंटू 3 कितना हो रहा है तो ये भी 12। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि अगर इन्वर्स वेरिएशन है तो इन्वर्स वेरिएशन में जो आपके दोनों टर्म्स है या दोनों क्वांटिटीज़ है उनका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आती है। इट मीन्स कि इफ़ x इंटू वाई करें हम तो ये किसके इक्वल होगा k के इक्वल होगा। k क्या है हमारा कांस्टेंट, मतलब हमेशा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या आएगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको ऐसे बोलें, अगर हम इंटू है तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके y के। इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर x इंक्रीज़ होगा तो y क्या होगा डिक्रीज़ होगा, और इफ़ x डिक्रीज़ होगा तो y क्या होगा इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। ओके, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब कि इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 10 एनिमल्स इन हिज कैटल्स फॉर 15 डेज। एक फार्मर के पास इनफ फूड है कि वो कितने अपने कैटल, उसके कैटल में जो एनिमल्स हैं उसको वो कितने एनिमल्स है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 10 एनिमल्स हैं, तो उसको वो फूड कितने दिन तक के चल जाता है 15 डेज तक के। इनफ है कि वो 15 डेज तक के उनको वो 10 एनिमल्स को 15 डेज तक के उनका फूड चल जाता है। अब पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 15 मोर एनिमल्स आर एडेड टू हिज कैटल्स। अब सेम अमाउंट ऑफ फूड, मतलब फूड में कोई चेंज नहीं आया है। मान लो अगर फूड 5 kgs है तो फूड 5 kg का 5 kg ही रहेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ पर फूड की क्वांटिटी की बात नहीं की गई है। मतलब जो फूड है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, वो उतने का उतना ही रहेगा। तो अगर 10 एनिमल्स हैं तो उनको फूड कितने दिन तक के चल जा रहा है 15 डेज तक चल जा रहा है। तो अगर 15 एनिमल्स और ऐड हो जाएं उसके कैटल्स में, मतलब पहले कितने थे 10, अब 15 उसमें और जुड़ जाएं, तो अब पूछा है कि अब उन कैटल्स को कितने दिन तक के वो खाना क्या बोलना चाहिए पुरेगा, मतलब अब कितने दिन तक के वो खाना उन लोग को चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लेट द फूड विल बी लास्ट फॉर x डेज। हमको यहाँ पर नंबर ऑफ क्या निकालना है डेज निकालना है। आपको अगर याद होगा, अगर हमने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़े थे तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमको कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो हमको यहाँ पर दिए हुए हैं क्या एनिमल्स, और क्या दिया हुआ है डेज। तो टेबल किस किस के बनेंगे, एनिमल का बनेगा और किसका बनेगा डेज का बनेगा, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, मतलब कि हमको नंबर ऑफ क्या निकालना है डेज निकालना है कि वो फूड कितने दिन तक के उनको चलेगा। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि लेट द फूड विल लास्ट फॉर x डेज, मतलब वो फूड कब तक चलेगा, तो वो फूड x डेज तक के चलेगा। अब एनिमल कितने थे टोटल पहले 10, अब 15 उसमें और क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो अब एनिमल 15 नहीं हुए, कितने हो जाएंगे, ये 10 में क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। मतलब आपके पास पहले 10 एनिमल्स थे, अब 15 एनिमल्स उसमें और आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या हो रहे हैं 15 को हमको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 15 मोर एनिमल मीन्स कितना हो जाएगा 10, और ये 15 मिलकर कितने बन जाएंगे आपके टोटल 25 एनिमल्स बन जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि 25 एनिमल्स को कितने दिन तक के वो खाना चलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो हमें नंबर ऑफ़ एनिमल्स पता है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ़ एनिमल्स लिखेंगे। उसको हम क्या लेते हैं बेटा x लेंगे। और हमें नंबर ऑफ़ डेज़ पता है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ उसे हम क्या लेंगे y लेट करेंगे। ओके, उससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट द फूड विल लास्ट फॉर x डेज, मतलब हमको डेज की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब 15 मोर एनिमल्स
आ रहे हैं फिर से, तो 15 मोर एनिमल्स मीन्स कितना हो जाएगा, अब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो जाएंगे, 10 + 15 विच इज़ इक्वल्स टू 25 एनिमल्स। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 एनिमल्स कितने दिन तक के खाना चल रहा है उनको, 15 डेज तक। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ एनिमल 10, उनको कब तक के खाना चल रहा है, 15 डेज़ के लिए। अब नंबर ऑफ़ एनिमल्स हमारे पास कितने हो गए, 25, उनको कितने नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए खाना चल रहा है, तो वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऐसा हम डायरेक्ट वेरिएशन में भी करते थे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में अब ये टेबल डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इन्वर्स वेरिएशन का है, ये हम यहाँ से पता करेंगे। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर नंबर ऑफ़ एनिमल कितने हैं, 10, तो उनको खाना कितने दिन तक चल जा रहा है बेटा, 15 डेज तक के लिए उनके पास इनफ फूड है। अब नंबर ऑफ़ एनिमल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब हमारे पास फूड तो उतना ही है, अब खाने वाले मेंबर्स क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या होगा, हमारा खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ़ एनिमल तो क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन डेज़ में क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। 10 एनिमल को वो 15 डेज तक चल जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ़ एनिमल्स बढ़ गए तो और खाना हमारे पास उतना ही है, तब हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम दिन में वो खाना क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये कौन सा वेरिएशन कहलाया बेटा, तो ये इन्वर्स वेरिएशन कहलाया। इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ तो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। 15 डेज़ मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ तो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ एनिमल्स क्या हो जाएंगे, सॉरी, नंबर ऑफ़ एनिमल्स पहले कितने थे, 10 से कितने हो गए, 25। तो ये क्या हुआ, आपका इंक्रीमेंट हुआ, है ना। 10 से कितने हो जा रहे हैं आपके नंबर ऑफ़ एनिमल, 25, लेकिन डेज क्या हो जाएंगे बेटा, अब कम हो जाएंगे, है ना। वो खाना हमें कम दिन तक के चलेगा। तो एक क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये कौन सा प्रपोर्शन कहलाया या कौन सा वेरिएशन कहलाया, तो ये इन्वर्स वेरिएशन कहलाया। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, x इंटू वाई, मतलब ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा x2 हुआ, ये हमारा y1 हुआ, ये हमारा y2 हुआ। हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 = 10, x2 = 15, y1 = 25 एंड y2 = x। ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो हमें पता है इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1 और x2 मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 10 × 15 = 25 × x। ओके, मैं आपको फिर बता दूं, आप इसका मल्टीप्लाई ना कीजिए, ये आपके लिए और लेंदी हो जाएगा। इसको एज इट इज़ यहाँ पर रहने दीजिए। 25 अभी मल्टीप्लाई में है, ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये डिवाइड में आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू x, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। मतलब 25 एनिमल्स को वो खाना कितने दिन तक के चलेगा, सिर्फ 6 डेज़ में ही वो खाना ख़त्म हो जाएगा। हैंस 25 animals can be fed for how many days, 6 days। 6 दिन में वो खाना उनको पुरेगा, मतलब 25 एनिमल को सिर्फ 6 दिन तक के ही वो खाना पुर पाएगा। ओके, ईजी है ये भी। जैसा आपका डायरेक्ट वेरिएशन था वैसे ही आपका इन्वर्स वेरिएशन है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। लेट्स ट्राई टू, आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड विच वन आर इन डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। आपके पास कुछ डाटास दिए हुए हैं, आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन का है, कौन सा इन्वर्स वेरिएशन का है। जैसे सपोज मैं आपको फर्स्ट वाला अगर बताऊँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय अ कार व्हेन स्पीड इज़ कांस्टेंट। आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मान लो आप 20 km/h की स्पीड से आप चल रहे हो, ठीक है। आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मान लो आप 2 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो, सॉरी हाँ, मान लो 1 आवर में आप 2 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो। अब आपके पास स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप 2 आवर्स चलोगे तो आप डिस्टेंस क्या करोगे, 4 किलोमीटर तक कवर कर पाओगे।
3 आवर्स चलोगे तो आप 6 किलोमीटर तक कवर कर पाओगे। मतलब यहाँ पर आवर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ से ये फाइंड आउट करना है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोला है चेक इफ इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग देन कंप्लीट द टेबल। आपके पास टेबल दिया हुआ है, आपने ये डायरेक्ट वेरिएशन में सॉल्व किए हैं, लेकिन उसमें वहाँ आपको मेंशन था कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है, इसलिए आपको पता था कि हमें x इंटू वाई करके हम आंसर्स कैलकुलेट कर लेते थे। बट यहाँ हमको मेंशन नहीं है कि ये डायरेक्ट का है कि इन्वर्स का है। तो आप क्या करो, आप ऐसे दो टेबल्स उठाओ जिसमें दोनों वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ x और y की भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर भी x और y की वैल्यू दी हुई है। अब आप क्या करो, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होगा तो कि ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और अगर इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 12 और ये कितना हो जाएगा बेटा 12 इंटू 48, ठीक है। तो 3 इंटू 12 का आंसर कितना हो जाएगा 36 और 12 8 ज़ा आपका 96 हुआ, 12 4 ज़ा कितना हुआ 48 और आपका 6 कितना हुआ 57। तो ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, मतलब ये x इंटू वाई तो नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन वाई करके देख लेते हैं। तो ये 3 अपॉन 12 हो गया और ये 12 अपॉन 48 हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। ये भी 1/4, ये भी 1/4, मतलब दोनों कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। x अपॉन वाई रखने पर आ रही है, तो इट मीन्स ये कौन से का क्वेश्चन हो जाएगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आया। वैसे ही अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ देखो, ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 ज़ा 12 होगा और ये भी 6 2 ज़ा 12 होगा, दोनों 12 12 आ रहे हैं। तो आपका ये कौन से उसका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इससे कांस्टेंट निकाल सकते हो। आप ये दोनों को कंपेयर करो, इससे ये वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पर वो वैल्यू रख के ये दोनों को कंपेयर करो, इससे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन आप ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे जो नेक्स्ट 7th 8th 9th और 10th क्वेश्चन है, ये आपके ना तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन है ना तो ये इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ ऊपर देख रहे हो तो मैंने यहाँ लिख कर रखा है कि कौन से वेरिएशन के क्वेश्चन है, तो ये कंपाउंड वेरिएशन के क्वेश्चन है। अब हमने कंपाउंड वेरिएशन तो अभी तक पढ़ा नहीं है, तो कुछ नया नहीं होता कंपाउंड वेरिएशन, ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को मिलाकर ही बना होता है। बट अगर आपने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन देखे हों तो आपको ये ध्यान होगा कि वहाँ कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ शो होती है, सिर्फ 2 होती है। देखे थे हमने, यहाँ पर भी एनिमल्स दिया हुआ था और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ था, डेज दिया हुआ था। अगर आपको पीछे याद होगा, अगर हमने डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो यहाँ पर भी 2 क्वांटिटीज़ दी हुई थी, एक बॉटल्स दी हुई थी और एक टाइम दिया हुआ था। तो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के जो हम क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता है, 2 क्वांटिटीज़ दी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12 men 15 women कैन पेंट अ फुल हाउस इन 6 days। हाउ लॉन्ग विल 24 men एंड 3 women टेक टू फिनिश द टास्क। यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या हो गई, अब ज़्यादा हो गई, 2 से ज़्यादा हो गई। यहाँ मैन भी दिया हुआ है, वुमेन भी दिया हुआ है और डेज भी दिया हुआ है, तो टोटल क्वांटिटीज़ कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। तो अभी तक हमने कितनी क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, 2 क्वांटिटीज़ को हम क्या करते थे, आपस में कंपेयर करते थे कि कौन सी इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी डिक्रीज़ हो रही है। पर अब यहाँ पर क्या है, 2 से ज़्यादा क्वांटिटी है, तो जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम उसको कंपाउंड वेरिएशन या कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10 जो है, मतलब ये जो चारों क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है, कंपाउंड वेरिएशन के। ये आप कैसे पता करेंगे, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखे कि जहाँ पर 2 से ज़्यादा की क्वांटिटी आ रही है तो वो कौन सा वेरिएशन कहलाएगा, कंपाउंड वेरिएशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पेशेंट्स दिया हुआ है, लीटर ऑफ मिल्क दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी कितनी क्वांटिटीज़ है, 3 क्वांटिटीज़ है, तो ये भी किसका क्वेश्चन हुआ, कंपाउंड वेरिएशन का। सिमिलरली 5 men 15 hours और 10 days, ये भी किसका क्वेश्चन हुआ आपका, कंपाउंड वेरिएशन का। सिमिलरली 5 machines 9 hours और 32 days, तो ये भी किसका क्वेश्चन हो जाएगा, कंपाउंड वेरिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो डरने की तो कोई बात है नहीं, कंपाउंड वेरिएशन
और इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड वेरिएशन में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है m इंटू डी इंटू एच अपॉन डब्ल्यू। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने पता नहीं ये क्या लिख दिया है, ये तो MDH दिख रहा है, तो ये कोई मसाला नहीं है। ओके, M मीन्स यहाँ पर मैन की बात की गई है ना, तो यहाँ प्रॉपर सिर्फ मैन की बात नहीं की गई है, यहाँ मैन, वुमेन, पेशेंट, मतलब कोई भी लिविंग जो आपका लिविंग और नॉन लिविंग है, मतलब कि मैन हो गए, वुमेन हो गए, या कोई भी पर्सन की बात की गई है, उसको हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ पर M से शो कर रहे हैं। तो हमारा M यहाँ पर क्या कहलाएगा, मैन कहलाएगा, वुमेन कहलाएगा, या चिल्ड्रन हो गया, या अगर किसी क्वेश्चन में फार्मर दिया हुआ है तो वो फार्मर हो जाएगा। ओके, ये होगा। ओके, D क्या होगा हमारे यहाँ पर, डेज होगा। H क्या होगा हमारा यहाँ पर, R होगा। ओके, एंड W क्या होगा, वर्क होगा। वर्क मतलब कि वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर W क्या कहलाएगा हमारा, वर्क कहलाएगा। बस इसी का हम कंपैरिजन करते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 बता रही हूँ, तो आपको 9 और 10 ईजिली यहाँ पर बन जाएगा। ओके, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, 70 पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल कंज्यूम 1000 लीटर ऑफ मिल्क इन 30 डेज। 70 पेशेंट है एक हॉस्पिटल में, उनको 1000 लीटर मिल्क कितने दिन तक के चल जा रहा है, 30 डेज तक के उनको वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। एट द सेम रेट, उसी रेट से अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को 1720 लीटर मिल्क 28 डेज तक के चल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी पेशेंट्स बोला है, मतलब हमको नंबर ऑफ पेशेंट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, m आप यहाँ पर लिख लेंगे, फॉर्मूला इक्वल्स टू m इंटू डी इंटू एच अपॉन डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही मैन, एक ही डे और एक ही बार आर लिखा हुआ है या एक ही बार वर्क लिखा हुआ है। यहाँ पर ये पहला वाला जो मैन है वो आपका M1 कहलाएगा, दूसरा वाला जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब वो M2 कहलाएगा। ऐसे ही जितने जितने मैन बढ़ते जाएंगे तो वो M1 कहलाएगा, M2 कहलाएगा, M3 कहलाएगा, ये ऐसे कहलाते चले जाएंगे, है ना। तो हम ये दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 70 पेशेंट्स दिया हुआ है, तो हमारा M1 कितना हो गया बेटा, 70, नंबर ऑफ मैन कितना हो गया हमारे पास, 70। उसके बाद 1000 लीटर मिल्क उनको वो कंज्यूम कर पा रहे हैं, मतलब ये इनका क्या कहलाया बेटा, वर्क कहलाया, कि उनको टोटल कितना लग रहा है, मतलब वर्क आप क्या बोल सकते हो कि जो टोटल क्वांटिटी लग रही है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर 1000 लीटर ऑफ मिल्क क्या कहला रहा है, आपका वर्क कहला रहा है ना। तो यहाँ W1 क्या हो जाएगा आपके पास, 1000 लीटर। नेक्स्ट 30 डेज उनको चल पा रहा है ना, तो आपका D1 कितना कहलाएगा, 30 डेज। ओके, 30 डेज। नेक्स्ट अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें M2 फाइंड आउट करना है, W2 एंड D2। जो वैल्यूज़ ऊपर दी हुई है वही वैल्यूज़ की क्वांटिटी हमको नीचे फाइंड आउट करना है। M2 नंबर ऑफ पेशेंट्स हमको दिए हुए हैं क्या दूसरे वाले क्वेश्चन में, नहीं, यहाँ फाइंड आउट करना है, लिखा है हाउ मैनी पेशेंट्स, तो M2 हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। W2 वर्क कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कि वो आप कितना टोटल कंज्यूम कर पा रहे हैं, 1720 लीटर्स, तो 1720 लीटर्स आपका क्या कहलाएगा, W2 कहलाएगा। एंड D2 कितने डेज लग रहे हैं उनको, तो उनको लग रहा है 28 डेज, तो यहाँ पर D2 की जगह पर हम कितना लिख लेंगे, 28 डेज। और सिंपल हम अपना लगाएंगे फॉर्मूला, दोनों को करेंगे कंपेयर, M1 D1 H1 इक्वल्स टू W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है इन दोनों के बीच में। अब कुछ नहीं, हमको सिर्फ वैल्यू लिखना है। M1 कितनी है हमारे पास, 70, D1 कितना है हमारे पास, 30, आर्स यहाँ पर मेंशन है नहीं तो आर्स हम लिखेंगे नहीं, 30 का 30 लिखेंगे।
अपॉन वर्क में कितना लिखेंगे हम 1000 लीटर्स। ओके, M2 कितना है हमको यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। D2 कितना है हमारे पास 28 है, आर्स हमको दिए नहीं है। W2 कितना है हमारे पास तो 1720 है। ओके, अब क्या करना है हमें, हम यहाँ से क्रॉस आउट कर लेते हैं। हम जो हमसे क्रॉस हो जा रहा है, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो क्रॉस हो गया, ये दूसरे ज़ीरो से दूसरे ज़ीरो क्रॉस हो गया। ओके, अब यहाँ कितना हुआ तो ये 7 3 जा हो गया हमारे पास 21 अपॉन हो गया 10 इज इक्वल्स टू M2 इंटू। अब हम इसको क्रॉस कर सकते हैं क्या, देखो अच्छे से, ये किससे क्रॉस हो जाएगा, तो ये किससे क्रॉस हो पाएगा। हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देती हूँ। पहले हम उसको इधर पूरा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर हम आराम से उसको क्रॉस आउट करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 10, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर डिविडेशन में आ जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू M2, मतलब हमको नंबर ऑफ़ पेशेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, नाउ हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक, तो 7 4 जा हमारा 28 होता है, एंड 7 3 जा 21 होता है, 4 1 जा 4, सॉरी पहले हम ये 0 से 0 क्रॉस आउट कर लेते हैं तो हमारे पास और इजी हो जाएगा ये। देन 4 1 जा 4, 4 4 जा होता है 16, बचा 1, हम ये छोटा सा 1 लिख लेते हैं तो आपको दिखेगा कितना हुआ 12, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 43 इज इक्वल्स टू M2, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ़ पेशेंट्स 129। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि हाउ मेनी पेशेंट विल कंज्यूम 1720 लीटर्स इन 28 डेज, तो 129 पेशेंट्स will consume 1720 liters in 28 days। है ना इजी, बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को समझना है और इस फॉर्मूले में ये क्वेश्चन फुलफिल करना है। ओके, अब एक और मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ, फिर आप बना लेना इसको। यहाँ पर मेन दिया हुआ है तो ये आपका क्या कहलाएगा M1 कहलाएगा। ओके, वर्क दिया हुआ है, आर्स दिए हुए हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा H1 कहलाएगा। दे कैन रिप द फील्ड इन 10 डेज, डेज दिया हुआ है तो ये हमारा D1 कहलाएगा। हाउ मैनी डेज, तो हमको D2 फाइंड आउट करना है। मैन दिया हुआ है तो ये आपका M2 कहलाएगा, और आर्स दिया हुआ है तो ये आपका क्या कहलाएगा H2। यहाँ वर्क की बात हो रही नहीं है तो आप सिर्फ M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 कर सकते हैं, और आप W नीचे लिख सकते हैं। वर्क कितना है तो आप वर्क को 1 लेट कर लो, कोई भी काम को हम कितना लेट करते हैं 1 लेट करते हैं, तो आप 1 लेट कीजिए, फॉर्मूले में ये क्वांटिटीज़ पुटअप कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है इन पूरे क्वेश्चन से। अलग बहुत अलग नहीं है, बट इनसे थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ 12 मैन और 15 वुमेन कैन पेंट अ फुल हाउस इन 6 डेज। इफ़ 12 मैन, या तो इफ़ 12 मैन और 15 वुमेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर और लिखा हुआ है, और का मतलब या तो 12 मैन काम करेंगे या तो 15 वुमेन काम करेगी। तो अगर 12 मैन काम कर रहे हैं तो किसी हाउस को 6 डेज़ में पेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर 15 वुमेन काम करेगी तो वो भी उसी हाउस को कितने डेज़ में फुलफिल करेंगे, 6 डेज़ में फुलफिल कर लेंगे पेंट करके। हाउ लॉन्ग विल 24 मैन एंड 3 वुमेन कैन टेक टू फिनिश द टास्क। अब कितना टाइम लगेगा अगर 24 मैन और 3 वुमेन साथ में काम करें। एंड लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड का मतलब होता है हमको पता है प्लस करना, मतलब दोनों मिलाकर। तो 24 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में उस पूरे टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चालू करते हैं। हमें क्या दिया गया है कि 12 मैन कितने दिन में काम पूरा कर ले रहे हैं, उनको भी कितने डेज़ लग रहे हैं, 6 डेज़ लग रहे हैं। सेम अगर 15 वुमेन भी काम कर रही हैं
तो उनको भी कितने नंबर ऑफ डेज़ लग रहे हैं, तो उनको भी 6 डेज़ लग रहे हैं। मतलब दोनों की इफ़िशियंसी क्या है, इक्वल है। इफ़िशियंसी मतलब कि कार्य करने, मतलब कोई भी वर्क करने की क्षमता, मतलब कि उसमें कितनी टेंडेंसी, मतलब कितनी इफ़िशियंसी है कि वो उसको, उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब उनकी पावर कितनी, उनकी क्षमता कितनी है। तो 12 मैन की भी सेम है और 15 वुमेन की भी सेम है। दोनों को कितने डेज़ लग रहे हैं, 6 डेज़ लग रहे हैं। मतलब 12 मैन और 15 वुमेन की जो टेंडेंसी है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैन और वुमेन का क्या कर लेते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मैन, ये वुमेन इधर डिवाइड में आ जाएगी, ये 15 और 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इसको हम क्रॉस आउट कर लेते हैं, मतलब इसको लीस्ट उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो मैन का रेशो कितना आ गया बेटा, 5, और वुमेन का रेशो कितना आ गया, 4। बस इतनी सी बात है। जहाँ जहाँ मैन का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ वहाँ हमको 5 पुटअप करना है, जहाँ जहाँ वुमेन का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ वहाँ हमको 4 पुटअप करना है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला था कि, क्वेश्चन में क्या कहा था हमको, हम किसी एक वैल्यू को लेकर चलते हैं। अगर मैं 12 मैन की भी के काम करने की वैल्यू लूँ तो भी वो एक ही बराबर आती है, और अगर मैं 12 मैन के काम करने की बात करूँ तो भी वो 6 डेज़ ही आता है, और अगर मैं 15 वुमेन की बात करूँ तो भी वो 6 डेज़ आता है। तो हम दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को लेंगे। ओके, और हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, हम यहाँ पर 12 मैन की जो टेंडेंसी है हम उसको उठा ले लेते हैं यहाँ पर। तो जो 12 मैन का वर्क है वो कितने डेज़ में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 6 डेज़ में वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमें पता है, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, m इंटू डी इंटू एच अपॉन वर्क, मतलब कि मैन, डेज और आर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और वर्क हमेशा अपॉन में आता है। तो यहाँ पर हमने मैन और डेज को क्या कर लिए हैं, आपस में मल्टीप्लाई। वो किसके इक्वल होगी बेटा, हमको किसका फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, 24 मैन एंड 3 वुमेन, मतलब कि दोनों को हमको क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। ओके, तो 24 मैन प्लस 3 वुमेन का जो वर्क, जो आपको जो टाइम फाइंड आउट करना है वो है यहाँ पर t। ओके, हमको यही चीज़ यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल है, जहाँ जहाँ मैन लिखा है हमको वहाँ क्या क्या पुट करना है, 5, जहाँ जहाँ वुमेन लिखा है वहाँ हमको क्या पुट करना है, 4। तो 12 इंटू मैन की जगह पर हम कितना पुट करेंगे, 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24 इंटू मैन की जगह पर कितना लिखेंगे हम, 5 प्लस 3 इंटू वुमेन की जगह पर कितना लिखेंगे, 4 इंटू टाइम हमको यहाँ से करना है कैलकुलेट। ओके, अब 12 इंटू 5 इंटू 6, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दे रही हूँ। 24 इंटू 5 कर लेते हैं, तो 5 4 ज़ा होता है 20, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 12 मतलब 120, 4 3 ज़ा 12 इंटू टी। 12 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 132 इंटू टी। 132 इधर हम डिवाइड में लेकर आ जाते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू टी। ये क्रॉस आउट हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, बचा 1 हो गया 12, 12 1 ज़ा 12। ओके, तो 5 6 ज़ा कितना हो गया, 30 अपॉन 11 इक्वल्स टू टी। अब हमको पता है, हमको टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब उन्हें कितना टाइम लग रहा है, कितने नंबर ऑफ डेज़ लग रहे हैं उस वर्क को फाइंड आउट करने के लिए। तो 30 अपॉन 11 तो कोई डेज़ होता नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा, आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये, आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ। 11 2 जा कितना होगा बेटा, 22, कितना बचा यहाँ पर 8, 11 2 और 8। हम इसको Q इज टू R बाई डी के फॉर्म में लिखते हैं। हमारा Q मतलब क्या होता है, क्वेश्चंट होता है, R मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और D हमारा ये होगा डिवाइजर। ओके, तो Q ऊपर लिखते हैं, Q हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं हम उसको, Q इज टू R बाय D के फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या हमारा है 2, उसके बाद रिमाइंडर कितना है हमारा 8,
और डिविज़र कितना है 11, मतलब कि हमारी t की वैल्यू कितनी निकल गई 2:8/11। अप्रॉक्स 2 से थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा, 2 डेज़ कंप्लीट लगेंगे और 8/11 समथिंग उसको और टाइम लगेगा, मतलब जब तीसरा दिन निकलेगा तो उसमें से इतना पोर्शन उसको टाइम और लगेगा। सो हमारा आंसर क्या होगा कि 24 men and 3 women can take 2:8/11 days to finish the task. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेट्स ट्राई टू घर पर बनाकर देखिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने वेरिएशन पढ़ा, वेरिएशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा, डायरेक्ट उसके बाद इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने देखा कि x/y की वैल्यू हमेशा k आती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इन्वर्स वो होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो बाय बाय।